हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 9 और 10 के लिए मॉडल्स बहुत ही ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम्स में ये आते ही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में, जानेंगे मॉडल्स क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे मॉडल्स नहीं बताऊंगा, आधे मॉडल्स बताऊंगा और इसके बाद वाली वीडियो में आपको बाकी सारे मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें मैंने हर मॉडल कम से कम जो भी मॉडल में डिफरेंस पाया जा सकता है, डिफरेंस लाया जा सकता है, वैसे मॉडल्स को मैं लेकर के और डिफरेंस के थ्रू हम लोग मॉडल्स को इसमें सीखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मॉडल्स है क्या। तो मॉडल्स असल में दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ लगते हैं, और जब वो मेन वर्ब्स के साथ लगते हैं मॉडल्स, तो फिर मेन वर्ब्स के जो डिफरेंट जो V1 V2 V3 ऐसे जो होते हैं वो फिर और नहीं होते। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे मॉडल्स का यूज़ होता है। और चलिए सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो वैसी सहायक क्रियाएं जो किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के मोड अर्थात मुख्य क्रिया के भाव को बदल दे, जिस कारण वाक्य का भाव भी बदल जाए, तो उसे हम मॉडल्स कहते हैं। अर्थात जितने भी मॉडल्स हैं वो जब भी हम लोग सेंटेंस में कहीं लगाते हैं तो उसके जो मेन वर्ब का भाव ही बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई आस्क योर नेम, तो यहाँ आप देखेंगे या आई कैन टेक योर पेन, तो इसका अर्थ होता है कि मैं आपका कलम ले सकता हूँ और अधिकार पूर्वक ले सकता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मैं कैन हटाकर मे लगा दूँ, तो मे आई हैव योर पेन या आई मे हैव योर पेन अगर बोलूँ, तो वो एक रिक्वेस्ट बन जाता है। तो कैन से एक अधिकार का भाव प्रकट होता है, जबकि मे से एक रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो जाता है। यानी सिर्फ मॉडल चेंज करने से उस वाक्य के अर्थ में, भाव में बदलाव आ जाता है। वो अधिकार वाला वाक्य से वो रिक्वेस्ट वाला वाक्य बन जाता है। तो इसी तरह से मॉडल का यही प्रभाव होता है, अर्थात वो सेंटेंस की जो मॉडलिटी होती है उसको वो बदलता है, इसलिए उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे शैल और विल के डिफरेंस के थ्रू हम जानेंगे कि इन मॉडल्स का क्या काम है। तो शैल का जो यहाँ पे आप डिफिनेशन देख रहे हैं कि शैल, इसका उपयोग आई के साथ सिंपल आपका फ्यूचर टेंस को बताने हेतु होता है। अर्थात आई के साथ जब ये लगता है तो आपको सिंपल फ्यूचर के जो सेंटेंस होते हैं उनमें शैल का प्रयोग होता है। सिर्फ आई के साथ शैल लगता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस को बताता है। लेकिन वही शैल अगर वी, यू, ही, शी, बॉय, राम आदि के साथ अगर लगे तो फिर वो दृढ़ इच्छा व्यक्त करता है, वही शैल। अर्थात आई के साथ लगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस को बताता है, जबकि वी, यू, ही, शी, बॉय, राम आदि के साथ लगे तो दृढ़ इच्छा को व्यक्त करता है। चलिए अब उसके वाक्यों को देखते हैं। आई शैल गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे आई के साथ शैल लगा है तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य हुआ। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस है। अब हम शैल को लगाते हैं वी के साथ, तो वी शैल विन द मैच टुडे। तो हम सभी जानते हैं वी के साथ शैल कभी नहीं लगता, वी के साथ विल लगता है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, वी के साथ विल लगना चाहिए लेकिन शैल लगा दिया है, इसलिए इस वाक्य का अर्थ भी, भाव भी बदल जाएगा और वो साधारण फ्यूचर से वो दृढ़ इच्छा में बदल जाएगा। अर्थात वी शैल विन द मैच टुडे
तो इसका अर्थ हो जाएगा हम लोग आज मैच ज़रूर जीतेंगे। अगर हम यहाँ पे विल लगा दें, वी विल विन द मैच टुडे, तो वो सिर्फ होगा हम लोग आज मैच जीतेंगे, ये अर्थ होगा। लेकिन शैल लगा दिया तो वो दृढ़ इच्छा में बदल गया और उसका अर्थ हो गया हम लोग आज मैच ज़रूर जीतेंगे। अगला वाक्य है यू शैल वाटर द प्लांट्स। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं यू विल वाटर द प्लांट्स, तो यहाँ होगा कि आप पौधों में पानी दोगे, लेकिन वो आज्ञा नहीं होगा, वो एक साधारण वाक्य होगा फ्यूचर टेंस का। लेकिन चूंकि यहाँ यू के साथ शैल लगा दिया हमने, तो वो एक आज्ञा रूपी सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं वैसा हो जाएगा ये। तो यू शैल वाटर द प्लांट्स, अर्थात हम आज्ञा देते हुए, ऑर्डर देते हुए कह रहे हैं कि तुम ही दोगे पौधों में पानी, तो तुम पौधों में पानी दोगे। अगला है ही शैल ओपन द डोर फॉर द गेस्ट, वह अतिथियों के लिए दरवाज़ा खोलेगा। तो यहाँ भी ही के साथ विल लगता है, पर हमने यहाँ शैल लगाया है, तो वो दृढ़ इच्छा या आज्ञा को व्यक्त कर रहा है, अर्थात वह जो है उसे कहा गया है ये काम करने के लिए कि वो दरवाज़ा खोलेगा अतिथियों के लिए। तो ही शैल ओपन द डोर फॉर द गेस्ट। चलिए अब हम उसी के अनुरूप विल का प्रयोग देखते हैं। तो विल का प्रयोग साधारण प्रयोग वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ और शी के साथ होता है, और इट के साथ भी होता है। इट के साथ होता है, तब ये सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करता है। अगर अर्थात विल का प्रयोग जो है यदि वी, यू, शी, ही, इट या कोई बहुवचन के साथ लगे तो वो साधारण फ्यूचर टेंस को बताता है। लेकिन अगर ये आई के साथ लग जाए, तो वो दृढ़ इच्छा को व्यक्त करता है, अर्थात जिसके साथ जो लगने का है वो उसका अगर विपरीत लग जाता है तो दृढ़ इच्छा में बदल जाता है। जैसे आई के साथ शैल लगने का है, तो अगर विल लगा दिया जाए तो दृढ़ इच्छा व्यक्त होगा। वी के साथ विल लगता है, तो उसके साथ अगर शैल लगा दिया जाए तो उसकी दृढ़ इच्छा व्यक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला वाक्य देखते हैं, ये साधारण फ्यूचर टेंस के लिए सिंपल फ्यूचर, वी विल ईट फ्रूट, हम लोग फल खाएंगे, तो ये साधारण फ्यूचर टेंस है। अगला है यू विल हेल्प मदर, तुम लोग माँ की सहायता करोगे, ये भी सिंपल फ्यूचर है। ही विल क्लीन हिज स्कूल ड्रेस, वो अपनी पोशाक साफ करेगा, ये भी सिंपल फ्यूचर है। द बॉय विल हेल्प द ओल्ड, लड़का वृद्ध की सहायता करेगा, तो ये भी सिंपल फ्यूचर है। क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर इसलिए है कि द बॉय जो है वो थर्ड पर्सन है और उसके साथ विल ही लगता है, इसलिए यहाँ पे ये सभी सामान्य भविष्यकाल सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं आई के साथ शैल लगता है, लेकिन इस वाक्य में आई के साथ विल लगाया गया है, तो यहाँ पे चूँकि विपरीत ऑक्सिलरी लगाया गया है, मॉडल लगाया गया है, इसलिए इसका भाव बदल जाएगा और इसका भाव हो जाएगा दृढ़ इच्छा का, अर्थात आई विल पास द एग्ज़ाम का अर्थ हो जाएगा मैं परीक्षा अवश्य पास करूँगा। चलिए अब हम अगले मॉडल्स की तरफ चलते हैं। अगले मॉडल्स हैं शुड और वुड। चलिए तो शुड के लिए सबसे पहले शुड को देखते हैं हम लोग। शुड के दो अर्थ में प्रयोग होते हैं, एक तो शैल के पास्ट के रूप में या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, और दूसरा प्रयोग जो होता है कर्तव्य या सलाह, कृतज्ञता, आग्रह या उद्देश्य, विनम्र इच्छा आदि प्रकट करने में होता है। तो शुड का प्रयोग हम प्रायः कर्तव्य और विनम्र इच्छा में जो है अधिकतर देखते हैं, और आग्रह में भी देखते हैं, सलाह में भी, इन सब में बहुत ही अधिक देखते हैं शुड का प्रयोग। कर्तव्य, सलाह, विनम्र इच्छा आदि में हम लोग शुड का अधिकतम प्रयोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। वी शुड हेल्प द पुअर, ये एक, और शुड से नैतिकता भी प्रकट होती है, शुड से नैतिकता भी प्रकट होती है, अगर लिखेंगे तो इसको भी लिख लेंगे, नैतिकता।
तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो शुड का अर्थ जो है वो चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, चाहिए। शुड का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। चाहिए, चाहिए। तो इस तरह से तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो नैतिकता ये कहती है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड प्रैक्टिस मैथमेटिक्स डेली, ये सलाह के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो है अगर मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। उसके बाद है कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, वी शुड बी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, तुम्हारी मदद के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये भी सही बात है, किसी की मदद करने पर, कोई अगर आपकी मदद करे तो आपको उसका कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए। अगला है आग्रह के रूप में हम देखते हैं, शुड आई ब्रिंग यू सम टी, अर्थात मैं किसी से आग्रह कर रहा हूँ कि क्या थोड़ी मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह कुछ ला दूँ, तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग यहाँ पे आग्रह के लिए कर रहे हैं, शुड आई ब्रिंग यू सम टी। अगला है उद्देश्य प्रकट करने के लिए, ऑल स्टूडेंट शुड गेट द बुक्स, यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को किताबें मिलनी चाहिए, तो सभी यहाँ पे हो गया ऑल स्टूडेंट शुड गेट द बुक्स। फिर है विनम्र इच्छा, ये बहुत ही अधिक प्रयोग होता है इसमें, वी शुड हैव गुड क्रॉप दिस ईयर, अर्थात आशापूर्ण जो इच्छा है, आशापूर्ण विनम्र इच्छा है, तो वहाँ पे हम वी शुड हैव गुड क्रॉप दिस ईयर यानी शुड का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अर्थात हम आशा भी रखते हैं प्लस हम ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब सामने वाले की मर्जी पर छोड़ देते हैं, लेकिन आशा भी करते हैं कि अब वो मदद करे तो करे, मुझे आशा है वो ज़रूर करेगा। तो इस तरह की जो इच्छा होती है तो उसमें हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात यहाँ पे इस वर्ष फसल अच्छी होनी चाहिए, अर्थात हम लोग प्रकृति पर छोड़ रहे हैं ये बात कि भगवान दया करे कि हमारी फसल जो है अच्छी हो, ऐसी आशा हम लोग कर रहे हैं, विनम्र आशा। तो इस तरह से विनम्र इच्छा में शुड का प्रयोग होता है। अब चलिए वुड के लिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग है विल के पास्ट के रूप में, अर्थात विल, जहाँ पे विल का पास्ट रूप अगर हमको प्रयोग करना हो तो वहाँ पे जो है ये, जैसे कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में विल का पास्ट रूप लगता है, तो वैसी जगह में हम लोग वुड का प्रयोग होता ही है। तो जैसे वह गणित हल कर चुका होगा, ही वुड हैव सॉल्व्ड द मैथ। अच्छा, अब अगली बात है कि वुड का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो वुड का प्रयोग पुरानी आदत, असंभव कल्पना, असंभव कल्पना कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी कल्पना करना जो कि संभव नहीं है लेकिन आप कल्पना कर ले रहे हैं, वह वहाँ पे हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और हल्का आग्रह करने के लिए भी वुड का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे पुरानी आदत के लिए कैसे है, तो ही वुड ऑलवेज गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, अर्थात हम जानते हैं कि वो हमेशा जाया करता था या जाया करता है, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ही वुड ऑलवेज गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह हमेशा से मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। अगला है इट वुड बी बेटर इफ़ आई गेट सम मनी, यहाँ पे कल्पना कर रहा हूँ कि अगर भगवान करे मुझे कुछ और पैसे मिल जाएं, तो उसके लिए इट वुड बी बेटर इफ़ आई गेट सम मोर मनी, मैंने कितना अच्छा होगा कि अगर मुझे कुछ और पैसे मिल जाए। तो ऐसी कल्पना मैं कर रहा हूँ, हालांकि मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर है। तो इस प्रकार की, जैसे कभी कभी हम लोग स्कूल में सोचते हैं, कभी स्कूल नहीं आने की सोचते हैं, तो मन में सोचते हैं कि काश आज स्कूल छुट्टी हो जाता। तो इस तरह की कल्पना जो है तो उस तरह में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। अगला है हल्का आग्रह करने के लिए, कि जैसे वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे, अर्थात यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा विनम्र आग्रह नहीं है, हल्का आग्रह है कि अगर खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खोल ही लूँगा, तो ऐसी बात है।
तो उस तरह से जैसे हम कभी कभार किसी के साथ जाते हैं, तो मान लीजिए किसी के बाइक पे जाते हैं या किसी के साइकिल पे जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि यार मुझे वहाँ तक थोड़ा छोड़ दोगे साइकिल में, या बाइक पर थोड़ा छोड़ दोगे यार बाज़ार तक। तो अगर वो हाँ करता है तो सही है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। तो ये जो इस तरह का जो आग्रह है तो वो उसमें हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा दरवाज़ा खोल दोगे, ये अर्थ है। तो हल्का आग्रह में वुड का प्रयोग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशंस की अगले मॉडल्स की तरफ। अगले मॉडल्स हैं मे, माइट और मे और कैन। तो सबसे पहले मे का प्रयोग। तो मे का प्रयोग जो है वो कई रूपों में होता है। तो जैसे सबसे पहले ए है, नंबर ए हम लोगों ने रखा है कि कम संभावना रहने पर, अर्थात कोई काम होने की संभावना अगर कम हो तो हम वहाँ पे मे का प्रयोग कर सकते हैं। और सकना अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सकना, सकना का अर्थ में कैन का भी प्रयोग होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सकना अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो कम संभावना रहने पर, जैसे मान लें कि अब कभी अगर आपने बाहर निकल कर देखा कि बादल कम है, तो बादल कम है तो आपको क्या संभावना लगेगी? आपको यही संभावना लगेगी कि वर्षा तो होगी, लेकिन बहुत ही कम संभावना होगी वर्षा होने की, क्योंकि बादल कम है। तो ऐसी संभावना के लिए जो है, तो चलिए अब हम मे के संबंध में तो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, यू मे फाइंड द निडल फ्रॉम द ग्रास, अर्थात तुम घास से सुई ढूंढ सकते हो। तो ये आपको संभावना कैसी लगती है? घास से सुई ढूंढना संभावना काफ़ी कम है, तो इसमें हम मे लगाएंगे, कैन नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे हम मे लगाएंगे। तो यू मे फाइंड द निडल फ्रॉम द ग्रास, अर्थात यहाँ पे चांस कम है, तो इसलिए मे का प्रयोग हुआ है। और हम सभी जानते हैं विनम्र आग्रह करने के लिए तो मे का प्रयोग वो सर्वविदित है। तो जैसे यहाँ पे है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो ये एक विनम्र आग्रह होता है। तो विनम्रता प्रकट करने का सबसे अच्छा जो वर्ड है, वो सबसे सॉफ्ट वर्ड जो है वो मे को माना जाता है। तो इसलिए मे का प्रयोग एक तो कम संभावना वाले जगहों पे, सेंटेंस पे होता है, और दूसरी है विनम्र आग्रह करने में। चलिए अब माइट देखते हैं। तो मे का पास्ट टेंस रूप होता है माइट। तो इसके लिए जहाँ जैसे मे कम संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, तो माइट जो है वो अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। अर्थात अगर किसी काम में आपका 50% चांस है तो आप वहाँ पे मे लगा सकते हैं, लेकिन अगर चांसेस 50 से ज़्यादा हैं, 80-90% हैं, तो वहाँ पे आप माइट लगा सकते हैं। तो जैसा कि इस वाक्य से आप देख सकते हैं कि आई माइट ईट 10 ब्रेड्स, मैं 10 रोटियां खा सकता हूं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 10 रोटियां सभी कोई नहीं खाते, तो लेकिन अधिकतम संभावना सबकी रहती है कि 10 रोटी किसी तरह से खा लेंगे, लेकिन फिर भी वो संभावना बनी रहती है कि नहीं भी खा सकते हैं। जैसे अब 2 रोटियां अगर बोला जाए तो 2 रोटियां तो सभी खा सकते हैं, तो वहाँ पे संभावना की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो कैन में आ जाएगा कि आई कैन ईट 2 ब्रेड्स। लेकिन जब 10 रोटी 5 से ऊपर होने लगता है तो वो संभावना में बनने लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रायः 10 रोटियां नहीं ही खाता है, लेकिन बहुत सारे लोग खाते भी हैं। तो इस तरह से अधिक संभावना है कि खा ही लिया जाएगा उसको। तो इसलिए यहाँ पे आई माइट ईट 10 ब्रेड्स, यहाँ पे माइट लगा है। अगला है, अगर आग्रह जो है वो ज़्यादा विनम्र करना हो तो हम उसे माइट लगाकर करते हैं। जैसे मैं अगर बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको गरीबों की मदद ज़रूर ही करनी चाहिए, देखिए आपको अवश्य ही करनी चाहिए, तो ऐसी अगर आग्रह करना चाहता हूँ तो हम
माइट लगा सकते हैं। माइट यू हेल्प द पुअर, यानी आप गरीबों की, कृपया क्या आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आग्रह, अधिक आग्रह है, अधिक विनम्र आग्रह है, इसलिए यहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मे और कैन का अंतर देखते हैं। तो मे का एक और प्रयोग है, क्षमता के बाहर रहने पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मे ईट 50 ब्रेड्स, अब ये तो हमारी क्षमता के बाहर है कि मैं 50 रोटियां खा लूं, तो वैसे वाक्यों में मैं मे ही लगाऊंगा, आई मे ईट 50 ब्रेड्स। अदरवाइज़ मैं तो अगर नहीं बोलना चाहूँ तो कैन नॉट लगाऊंगा, आई कैन नॉट ईट 50 ब्रेड्स। लेकिन अगर पॉजिटिवली बताना है हमको, सकारात्मक रूप से बताना है, तो मैं मे ही लगाऊंगा, आई मे ईट 50 ब्रेड्स। मतलब शंका है, क्षमता से मेरी बाहर है, तो मे लगाया जाएगा। अब वही वाक्य अगर क्षमता के अंदर हो जाए तो मैं उसमें कैन लगा सकता हूँ। जैसे अगर 5 रोटियाँ हों तो हाँ, मैं मेरी शक्ति के अंदर है, मेरी क्षमता के अंदर है, तो मैं 5 रोटियाँ खा सकता हूँ। तो आई कैन ईट 5 ब्रेड्स, तो मैं 5 रोटियाँ खा सकता हूँ। फिर एक मे के लिए देखें, स्टूडेंट्स में क्लीन होल स्कूल टुडे। अब सारे बच्चे मिलकर पूरे स्कूल की सफाई एक दिन में कर पाएंगे या नहीं, तो इसमें भी आप जान रहे हैं ये क्षमता से बाहर है, या इसमें शंका और रहेगी, संभावना कम ही रहेगी। तो यहाँ पे हम मे लगाएंगे कि स्टूडेंट्स में क्लीन होल स्कूल टुडे, छात्रगण पूरे विद्यालय की सफाई आज कर सकते हैं। इसमें शंका है कि आज शायद ना भी हो, तो इसलिए मे लगाया गया। लेकिन वहीं पे अगर स्टूडेंट्स को अगर एक रूम की सफाई करने को कहा जाए तो एक दिन में हो जा सकता है, होगा ही। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कैन क्लीन 1 रूम टुडे, यहाँ पे हमने कैन लगाया है, यहाँ पे मे लगाया। तो चूंकि एक कमरे की सफाई एक दिन में सारे स्टूडेंट मिलकर तो आराम से कर सकते हैं, इसीलिए वो क्षमता के अंदर है, इसलिए वहाँ पे कैन। और सब बहुत सारे वाक्य आप जैसे लें कि आप मान लें कि अगर एक उंगली से एक पूरी टेबल उठानी है, तो उसमें आप वो क्षमता से बाहर की चीज़ होगी, तो वहाँ पे आपको मे लगाना होगा, आई मे लिफ्ट द टेबल विथ 1 हैंड। लेकिन वहीं पे अगर डस्टर है, चौक है, तो वो तो आपके क्षमता के शक्ति के अंदर होगी, तो आप उसमें कैन लगा सकते हैं कि आई कैन लिफ्ट द डस्टर, आई कैन लिफ्ट द डस्टर विथ 1 हैंड, एक हाथ से मैं डस्टर उठा सकता हूँ, तो आपकी क्षमता के अंदर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल्स, 2 मॉडल्स हैं अगले, कैन और कुड। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि कैन जो है वो आपको क्षमता और योग्यता के अंदर रहने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्षमता या योग्यता के अंदर रहने पर या नहीं रहने पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, नहीं रहने पर कैन नॉट लगाते हैं और रहने पर कैन लगाते हैं। तो जैसे है, बीइंग ए ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, स्नातक होने के कारण आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ योग्यता आपकी है, योग्यता हो रही है, तो आप वहाँ पे योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए हम कैन लगा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है, यू कैन राइट 2 पेजेस डेली फॉर गुड हैंड राइटिंग, अच्छे हस्तलेख के लिए प्रतिदिन आप 2 पृष्ठ लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्षमता के अंदर है, 2 पृष्ठ तो आराम से लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कैन लगा है, यू कैन राइट 2 पेजेस डेली। अगला है वारन, यानी निषेध करने के लिए हम कैन के साथ नॉट लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन नॉट एंटर द पार्क विदाउट ए टिकट, अगर किसी पार्क में टिकट लगा हुआ है तो वहाँ पे आप बिना टिकट दिए अंदर नहीं जा सकते, वो निषेध है, आपका वारन किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे कैन और कैन के साथ नॉट लगा है। तो निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें हम कैन नॉट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम मे नॉट नहीं कर सकते। मे नॉट कर देने का अर्थ हुआ कि हो सकता है कि अंदर बिना टिकट के चला भी जाए, अर्थात बिल्कुल मना ही नहीं है, किसी किसी के लिए मनाही है, कोई कोई अंदर चला गया, ये मे नॉट लगा देने से ये अर्थ निकल जाएगा। लेकिन अगर निषेध है कि कोई नहीं जा सकता है तो वहाँ पे कैन नॉट ही लगाना पड़ेगा।
चलिए अगला देखते हैं। अब कुड का, कैन का जो पास्ट रूप है वो कुड के का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो कैन के पास्ट टेंस के रूप में कुड का प्रयोग होता ही है। जैसे सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू येस्टरडे, भाई माफ़ कीजिएगा मैं कल आपकी मदद नहीं कर सका। तो यहाँ पे हमने, चूँकि ये कल की बात थी, येस्टरडे की बात थी, तो वो पास्ट टेंस हो गया, इसलिए कैन का यहाँ पे कुड हो गया। अगला है बी, नंबर बी। मान लीजिए कोई आपकी क्षमता थी पहले, लेकिन आप उस समय उस काम को नहीं कर पाए क्षमता रहते हुए भी, यानी क्षमता होते हुए भी भूतकाल में कोई काम अधूरा रह जाना, तो वैसे में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ और अंक ला सकता था, अर्थात मैं अगर प्रयास करता तो कुछ और अंक ला सकता था, लेकिन मैं नहीं ला पाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भूतकाल में काम मेरा अधूरा रह गया, तो वहाँ पे हो गया कुड का प्रयोग। आई कुड हैव गेट सम मोर मार्क्स, यानी मैं कुछ और मार्क्स, कुछ और अंक ला सकता था। फिर कुड का प्रयोग साधारणतः हल्की विनम्रता दिखाने के लिए, अर्थात ये विनम्रता जो है मे से थोड़ी कम है मगर वुड से थोड़ी ज़्यादा है, वैसी विनम्रता जो है उसको दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। सबसे कम विनम्रता वुड में होती है। प्रायः एक्चुअली जो जेंटलमैन इंग्लिश है उसमें वुड का प्रयोग पहले नहीं किया जाता था, शुड का ही किया जाता था। उससे ज़्यादा तो शुड में होती है विनम्रता। तो आप समझ लें कि मे के बाद अगर विनम्रता ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ती है तो वो शुड में, उसके बाद उससे कम विनम्रता कुड में, और सबसे कम विनम्रता वुड में। तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल ही ऐसे फॉर्मेलिटी की जो विनम्रता दिखानी होती है या दिखाई जाती है, तो उन वाक्यों में वुड लगता है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए। उससे थोड़ी अधिक अगर विनम्रता दिखाई जाती है तो वहाँ पे कुड लगाया जाता है। उससे थोड़ी और अधिक के लिए शुड, और सबसे अधिक के लिए मे या माइट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हल्की विनम्रता के लिए यानी वुड से थोड़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई यूज़ योर पेन, यानी क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग हल्की विनम्रता के लिए होता है। और अस्वीकारात्मक भाव प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात ऐसा अर्थ निकले किसी वाक्य से जो आपको स्वीकार न हो, यानी उसका आंसर आप नो में देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखें कि कैन ह्यूमन नेचर चेंज, क्या आदमी का स्वभाव कोई बदल सकता है, तो आप खुद में, आपके अंदर से खुद से आंसर आएगा कि नहीं, उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, यानी उसका आंसर जो है नेगेटिव में आपके अंदर से ही आ रहा है। तो इस तरह की जो वाक्य हैं अस्वीकारात्मक भाव प्रकट करने वाले, तो उसमें भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे नए जो आए हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे ताकि अगली वीडियो जो इसके बाद वाली जो मॉडल्स हैं वो आपको जल्दी से मिल जाएं, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।